मैंने भी कहा है कहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा टीचर, होंगे मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, भाई आधुनिक काल को कोई एक पेज में समेट सकता है? नहीं। मैं आपको आधुनिक काल को एक पेज में समेट के दे रहा हूँ। और दोस्तों, ये एमए हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास नंबर 5 है। तो दोस्तों, आधुनिक काल को इस एक पेज में आपको मतलब समझना है। ये आधुनिक काल इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल, जिसका समय काल है 1850 से आज तक। याद रखना, आधुनिक काल का जो समय काल है वो क्या है? 1850 से आज तक। यानी कि एक बात तो तुम्हारे लिए मतलब दिमाग में रखनी ही चाहिए, 1850 में क्या हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस साल यानी कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। और इसी कारण से आधुनिक काल का उदय, उनके जन्म के समय को ही आधुनिक काल का उदय माना जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आचार्य शुक्ल ने, चूंकि आधुनिक काल में गद्यों की बहुत ज़्यादा प्रधानता रही, इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल कहा। क्या कहा? गद्य काल। क्या कारण था? क्योंकि गद्यों की बहुत प्रधानता थी। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं, इनका समय काल क्या है, सारा का सारा इस वीडियो में आपको बिल्कुल रटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद जीवन में तुम्हें आधुनिक काल का कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए दोस्तों, आधुनिक काल के 6 भागों को अपन समझते हैं और मज़ेदार तरीके से इसका मतलब जो भी है अवलोकन करते हैं। आधुनिक काल, समय काल मैंने बता दिया है 1850 से आज तक। तो आधुनिक काल, मेरा हाइलाइटर कहाँ गया? ये है, देखो दोस्तों। आधुनिक काल का पहला भाग है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी, चौथा है प्रगतिवादी मतलब प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद और छठवां है नई कविता। तो ये 6 भाग हैं आधुनिक काल के। दोस्तों, भारतेंदु युग में हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ना है, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है। मतलब आदि जो भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो यही हैं। लाला श्रीनिवास हैं, देवकी नंदन खत्री हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो भारतेंदु युग का जो समय काल है उसे जान लेते हैं। तो मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इनका समय काल क्या है? 1850 से भारतेंदु युग चला 1850 से 1900 तक। कब तक चला? 1850 से 1900 तक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में और पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह भी कहते हैं। तो ये कौन है? हिंदी साहित्य के पितामह हैं। कौन है? पितामह। पितामह भीष्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं। इनकी प्रमुख जो पत्रिकाएं, क्योंकि इन्होंने पत्रिकाओं में काम किया है तो याद रखना, ये बातें मैं इसमें लिख देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं, ये भी प्रश्न बनते हैं इनके। तो एक पत्रिका थी इनकी कवि वचन सुधा। कौन सी सुधा? कवि वचन सुधा। इनकी एक और पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनकी एक और पत्रिका याद रखना, बाला बोधनी। कौन सी बोधनी? बाला बोधनी। तो ये 3 पत्रिकाएं थीं। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं याद रखना, काव्य कृतियाँ कुल मिला के हरिश्चंद्र जी की 70 प्लस काव्य कृतियाँ हैं, यानी कि +70, 70 से ज़्यादा काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, तो लगभग 70 मानी जाती हैं कि इनकी 70 काव्य कृतियाँ हैं। प्रमुख कृतियाँ यदि बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, यानी कि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो इसमें प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, इन्हीं को तीन के नाम याद रख लो, बहुत हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें प्रसिद्धि मिली है नाटक के रूप में, तो प्रसिद्ध नाटककार कहलाते हैं। इनका एक नाटक याद रखना, भारत दूरदशा। ठीक है, भारत दूरदशा, ये इनका प्रमुख नाटक है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी इनका नाटक है।
प्रेम जोगनी, ठीक है, प्रेम जोगनी, ये भी इनका नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ये भी इनका नाटक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये प्रमुख नाटक हो गए। और इनके अलावा और भी नाटक हैं, जैसे वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, ये इनके और भी नाटक हैं। याद रखना, यहाँ पे हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग के एक और महान लेखककार, रचनाकार, ठीक है, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें ब्राह्मण एक पत्रिका है, ठीक है, ब्राह्मण एक पत्रिका है। और इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का प्रसिद्ध नारा दिया। तो याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू, ये यूजीसी नेट में आता है, हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का एक नारा दिया। तो ये नारा किन्होंने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, यदि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा गया है कि प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है। मन की लहर, मन की लहर, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और दंगल खंड भी इनकी एक प्रमुख रचना है, जो कि ये मतलब इम्पोर्टेंट है, दंगल खंड, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले रचनाकार, जो कि हैं, ब्लर हो रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये कभी कभी क्या है, इसको भूत लग जाती है। हाँ, बढ़िया हो गया। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारे देवकी नंदन खत्री। तो जो देवकी नंदन खत्री जी हैं, याद रखना, लाला श्रीनिवास की बात करनी थी, तो लाला श्रीनिवास जी का नाम इसलिए याद रखना क्योंकि इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, इसको लिखा था, इसलिए इन्हें याद रखना, लाला श्रीनिवास। अगले हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा भारतेंदु युग समाप्त होता है, उसका संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे युग की, जो कि है द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग। अच्छा, द्विवेदी युग का नाम पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसका समयकाल याद रखना, 1900 से 1918 तक, 1900 से 1918 तक, 18 साल तक चला द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इनकी पत्रिका याद रखना, ये सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सरस्वती पत्रिका में इन्होंने काम किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी खड़ी बोली, ठीक है, भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। रचनाओं में याद रखना, सुमन, नागरी, ठीक है, दो रचनाएं याद रख लो, सुमन और नागरी, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, सुमन, नागरी, ये दो रचनाएं प्रमुख हैं। और काव्य मंजूषा भी इनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है। और एक और इन्होंने अबला विलाप भी किया है, ठीक है। तो अबला विलाप और काव्य मतलब अबला विलाप, काव्य मंजूषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। तो पाठक साहब को याद रखना, जो श्रीधर पाठक हैं, इनकी रचनाएं एकांतवासी योगी, एक रचना है इनकी एकांतवासी योगी। तो यूपी में तो योगी हैं अभी, एकांतवासी योगी इनकी एक रचना है। उजड़ा ग्राम, कौन सा ग्राम? उजड़ा ग्राम। तो ग्राम उजड़ा, तो ये भी इनकी एक रचना है। और श्रांत पथिक एक इनकी रचना है। तो दो रचनाएं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो श्रीधर पाठक हैं, श्रांत मतलब इनकी मैंने दो ही रचनाएं, इतनी ही इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं, तो ये रहे श्रीधर पाठक। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हिंदी में खड़ी बोली का जो मतलब हिंदी में यदि आप बोलें कि हिंदी में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं,
इनकी रचना याद रखना प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। अच्छा, और भी रचना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना इन रचनाओं को। चोखे, ये आपको लिखते चलना है भाई लोग, मेरा मतलब यहाँ पे मेरा मुंह तो दिख नहीं रहा है, जो आप ताकते रहोगे लिखते चलो। चोखे चौप दे। पद्य, ठीक है, पद्य प्रसून, पद्य प्रसून। और वैदेही वनवास, ठीक है, वैदेही वनवास, वनवास, ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। रस कलश भी एक इनकी। बाल गीतावली, ठीक है, बाल गीतावली, बाल गीतावली भी इनकी एक प्रमुख रचना है। किनकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हरिओत साहब की रचनाएं हैं। चलिए अब अगले हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का याद रखना भारत भारती के रचयिता हैं, ठीक है, और भारत भारती एक नाटक है जो कि 1914 में लिखा गया था। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। जो गुप्त जी थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी प्रमुख रचनाएं देखना। एक है रंग में भंग, रंग में भंग, ये लगभग 1909 में लिखी गई। प्रश्न ऐसा बनता है कि कब लिखी गई। एक है इनकी रचना जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, ये लिखी गई 1910 में, ठीक है। उसके बाद आईएमपी रचना है भारत भारती, और ये लिखी गई 1914 में, ठीक है। इसके बाद पंचवटी भी इनकी एक रचना है, पंचवटी। एक और रचना है साकेत। साकेत का नवम सर्ग तो महाकाव्य है साकेत, इसका नवम सर्ग तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। और यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हमारे लेखक रचनाकार हैं द्विवेदी युग के, जो कि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें इनकी प्रमुख रचनाओं में शर्मा नवीन साहब की रचनाएं, ठीक है, नवीन साहब की रचनाओं में एक रचना याद रखना कुमकुम। कौन सी रचना है? कुमकुम। एक रचना है रश्मि रेखा। कौन सी रेखा? रश्मि रेखा। और एक रचना है उर्मिला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो द्विवेदी युग है ये भी समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की तीसरे युग, जो कि है छायावादी, ठीक है। छायावादी युग का जो मतलब समय काल है वो है 1918 से 1938 तक। तो 1918 से 38 तक, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके प्रमुख जो लेखक हैं, पहले याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पे आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में एक है हिम तरंगिणी। कौन सी है? हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी। एक हित तरंगिणी भी है, एक है हिम किरीटनी। कौन सी है? बिजूरी। एक है बिजूरी और एक है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी, किरीटनी कौन सी है? हिम किरीटनी। एक है रंगों में बोली। काय में बोली? रंगों में बोली। ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है, रंगों में बोली। इनकी एक और रचना है समर्पण। समर्पण के अलावा बनवासी भी इनकी एक प्रमुख रचना है। कौन सी? बनवासी। और समय और पाँव, ठीक है, समय और पाँव, समय के पाँव, ठीक है, समय के पाँव, ये इनकी एक रचना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी होंगी माखनलाल चतुर्वेदी की? हिम तरंगिणी, बिजूरी, हिम किरीटनी, रंगों में बोली, समर्पण, बनवासी, समय के पाँव, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। बचपन में इन्होंने सेम के बीज मतलब पैसे बोए थे ना, तो यही है सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत साहब जी को याद रखना, इनकी प्रमुख कृतियों को याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियों पर हम बात कर लेते हैं। एक है ग्रंथि, ग्रंथि हो गया। एक है गुंजन। क्या है? गुंजन। एक है ग्राम्या। क्या है? ग्राम्या। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक है युगांत। क्या है? युगांत। इसी प्रकार से स्वर्ण किरण। कौन सी किरण? स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण।
ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। लोकापतन, लोकापतन भी इनकी एक प्रमुख रचना है। तो ये कुल मिला के इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई सुमित्रानंदन पंत की। अब बात करते हैं हमारे अगले लेखक हैं जो कि हैं निराला जी, जो कि छायावाद के मतलब स्तंभ हैं। ठीक है, छायावाद के स्तंभ सुमित्रानंदन पंत भी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। ठीक है, तो इनकी याद रखना, जूही की कली बहुत इंपॉर्टेंट है, जूही की कली, जूही की कली, और सरोज संग्रह, सरोज संग्रह, सरोज संग्रह, सरोज संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये दोनों ही रचनाएं आपको दिमाग में रखनी हैं। और अनामिका की भी इन्होंने मतलब रचना की है, गीतिका, परिमल, अनामिका, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो निराला जी की ये रही कुछ रचनाएं। एक सेकेंड अब थोड़ा सा रुकना। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी अभी जगह बची है। अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन सी प्रसाद हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद साहब की याद रखना, इन्होंने देखो नाटक भी लिखे हैं और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने कहानी भी लिखी है, कहानी भी लिखी है। इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। तो सभी जो इन्होंने लिखा है, किन्होंने, जयशंकर प्रसाद जी ने, उन सभी को आपको दिमाग में रखना है। इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और एक और है चंद्रगुप्त। ये इनके प्रमुख नाटक हैं, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त। इनके उपन्यास में कंकाल, कंकाल पर इन्होंने उपन्यास लिख दिया। तितलिये, ठीक है, तितलिये, तीतलिये, ठीक है, और एक और इरावती, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी में एक आकाशदीप नामक कहानी इन्होंने लिखी है, तो मेरे नाम से भी इन्होंने कहानी लिख दी। और काव्य में इनका एक काव्य है झरना, और ये तो भाई आपको पढ़ा ही जाता है, आंसू, आंसू, झरना, लहर, लहर, और कामायनी, कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये रहे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे थे, जैसे धोखाधड़ी में यहाँ पहुँच गए हूँ। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, कहानी, काव्य, इन पर हमने बात कर दी। अब हम थोड़ा सा पेज अरेंज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भाई आप लोग तब तक लाइक वाइक कर दिया करो। अगले हैं महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे मैं जिन जिन पर टिक लगा रहा हूँ, पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अब महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं। तो वर्मा जी हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये इन्हें आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। पहली बात, ठीक है। इनके प्रमुख गद्यों में याद रखना, इनकी रचनाओं में अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, चलचित्र, कौन से चित्र? चलचित्र, अतीत के चलचित्र इनकी प्रमुख रचना है। पथ के साथी, पथ के साथी, साथी, ये इनकी प्रमुख रचना है। स्मृति की रेखाएं भी इनकी एक प्रमुख रचना है। और इनकी काव्य में यदि बात करें तो रश्मि, निहार, निहार, यामा, यामा पर तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1930 में, और नीरजा, ये इनकी, इस पर पता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1930 में। तो ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। तो ये रही इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, किनकी? महादेवी वर्मा की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब हैं अगले कवि या अगले लेखक, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। तो इन्हें हलाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन इन्हें हलाबाद का, या हालाबाद बोलेंगे, हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखना, इनकी जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रही है, याद करूं, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण, निर्माण या निर्माण है, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, किनकी? हरिवंश राय बच्चन की, और उसका नाम है मधुशाला, मधुशाला। तो ये रही हरिवंश राय बच्चन साहब की प्रमुख रचना, उनके बारे में छोटा सा परिचय। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कवि आप लोगों ने देखा होगा, रश्मि रथी। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कोई बाधा दो, तो दे दो केवल 4 गांव
5 ग्राम रख्यो धरती अपनी तमाम, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। तो रामधारी सिंह दिनकर इनके मतलब ये आपके कैसे रश्मि रथी, इनकी प्रमुख रचना याद रखना, रश्मि रथी। इनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मि रथी है, उर्वशी है, ठीक है, उर्वशी है, और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और परशुराम की परीक्षा भी इनकी एक प्रमुख रचना है। उर्वशी पर इन्हें 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी रचना पर 1936 में। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी हैं? ये हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर साहब की। अब यहाँ पर तो सारा खेल हो गया है ख़त्म। अब थोड़ा सा खेल बचा है, खेल नहीं बचा है, थोड़ा सा और अध्याय बचा है। अब है अगला आधुनिक काल का चौथा युग, जो कि है प्रगतिवाद। और जैसे ही मैंने प्रगतिवाद पे लगा और बिलर हो गया, ठीक है भाई। प्रगतिवाद का जो समयकाल है यहाँ से 1938 से लगभग 5 साल चला, 1943 तक। प्रमुख जो लेखक रचनाकार हैं वो है नागार्जुन, ठीक है। इनका वास्तविक नाम याद रखना, वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वह वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रमुख रचना याद रखना, युगधारा इनकी प्रमुख रचना है। सतरंगी इनकी प्रमुख रचना है, सतरंगी। एक और इनकी प्रमुख रचना है यात्री। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिव मंगल सिंह सुमन को, जो कि प्रगतिवादी कवि थे। सुमन साहब जी थे, शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रख लेना, मिट्टी। इन्होंने मिट्टी एक रचना लिखी है, या नहीं मिट्टी नहीं है, मिट्टी की बारात है, मिट्टी की बारात, ठीक है। एक और रचना याद रखना, मिट्टी की बारात इनकी एक रचना है। एक और है हिंडोला, ठीक है, हिंडोला। ये 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हमारे आधुनिक काल के 5वें युग, जो कि है प्रयोगवाद, जो कि 1943 से 51 तक चला, ठीक है। 1943 से 51 तक माना जाता है। और इनके प्रमुख जो लेखक कवि रचनाकार हैं वो हैं अज्ञेय साहब। अज्ञेय साहब का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं उनमें असाध्य पीड़ा, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में होगा ये पाठ पढ़ने को। इंद्रधनुष ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। चांद का मुँह टेढ़ा, अंधेरे में, सतह से उठता आदमी, कामायनी, ठीक है। कामायनी पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, पुनर्विचार किया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इन्होंने ये कुछ रचनाएं लिखी हैं। बात करें मुक्तिबोध की, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा यदि मेरे से मतलब गलती हो गई हो। जो मुक्तिबोध जी हैं इन्होंने कामायनी पर पुनर्विचार किया है, ठीक है। तो चांद का मुँह टेढ़, जो रुको 1 सेकेंड रुक जाना। अज्ञेय जी ने 2 रचनाएं लिखी, असाध्य पीड़ा, इंद्रधनुष, ठीक है। मुक्तिबोध जी ने चांद का मुँह टेढ़ा यह रचना लिखी, मुँह टेढ़ा, ठीक है। और इनकी एक रचना है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। और इन्होंने क्या किया है, सतह से उठता आदमी एक कहानी लिखी है, सतह से उठता आदमी। कामायनी पर इन्होंने एक आलोचनाएं लिखी हैं, इसमें कामायनी पर इन्होंने पुनः विचार किया है, ठीक है। कामायनी पुनः विचार नामक एक आलोचना लिखी है। नए कविता का आत्मसंघर्ष भी इन्होंने लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। बात करते हैं हमारे अगले हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का अगला युग, जो कि है नई कविता। और ये 1954 से है, याद रखना 51 से नहीं है, 54 से है आज तक। प्रमुख रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इनका मतलब याद रखना, इनका इम्पोर्टेंट जो उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता है चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, अंधा योग, कनुप्रिया, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अब भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं में यदि बुनी हुई रस्सी या बनी हुई रस्सी, गीत फरोश का मतलब होता है गीत को बेचने वाला। इनकी एक रचना है कमल के फूल, बाणी की दीनता, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगले हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता संशय की रात,
ये इनकी प्रमुख रचना है, और बीती रात ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। तो इसी के साथ हमारी नई कविता के सभी कवि कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, चूँकि ये क्लास मैंने बहुत ही धीमे धीमे तरीके से मैंने बताई है, और इस बात को मतलब मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने जो आपका आधुनिक काल था जिसके 6 युग थे, सभी युग के मैंने सभी आईएमपी जो लेखक रचनाकार हैं उनकी बात मैंने कर दी है। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको जहाँ यहाँ पे एक बार मुझसे गलती हुई है अज्ञे के यहाँ पे, तो मैं उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। बाकी जो भी आपको लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, और मिलते हैं क्लास 6 में।